दुनिया में आज देखिए सेक्स वर्करों पर कैसे सितम ढा रहा है कोरोना काल। गरीबी की मार झेलती, खाने और रहने के लिए भी संघर्ष करती दुनिया भर की सेक्स वर्कर्स की शिकायत। कोरोना महामारी के दौरान उनसे हो रहा है भेदभाव। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। कवर स्टोरी में होगी सेक्स वर्कर्स की मुश्किलों की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में करीब 82,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, 2600 से ज्यादा की मौत, करीब 28,000 ठीक भी हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तीसरे हिस्से का आज किया ऐलान। कृषि और उससे जुड़े उद्योगों की मदद पर रहा फोकस। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 44 लाख के पार हुई, 3 लाख से ज्यादा की मौत, करीब 16 लाख लोग बीमार होकर ठीक हुए। अमेरिका में संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने उस स्वास्थ्य अधिकारी को हटाया जिन्होंने दी थी महामारी को लेकर चेतावनी। आपके चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा, पहन के देखिए। अंबाला से मध्य प्रदेश पैदल जाने वाले एक प्रवासी मजदूर के परिवार को बीबीसी की रिपोर्ट के बाद मिली राहत और मदद। इनमें से अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना संक्रमण के मौजूदा दौर में जब दुनिया भर की सरकारें काम धंधा गंवाने वालों की मदद कर रही हैं, ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जो भूख और बदहाली का सामना कर रहा है। आज कवर स्टोरी में बात उन परेशान हाल सेक्स वर्कर्स की जिनका आरोप है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें भुला दिया गया है। दुनिया भर की सेक्स वर्करों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान उनके साथ भेदभाव हो रहा है। समाज के सबसे वल्नरेबल यानी संवेदनशील लोगों में शुमार होने के बाद भी उन्हें अक्सर इमरजेंसी सहायता भी नहीं मिल पाती है। अब हो ये रहा है कि कुछ सेक्स वर्कर्स को लॉकडाउन के दौरान भी काम करना पड़ रहा है। वजह यह है कि वो गरीबी या फिर किसी तरह की लत से जूझ रही हैं। सेक्स वर्करों की मदद करने वाले संगठनों का कहना है कि काम की तलाश में ऐसी गलियों में आने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, और कुछ तो ऐसे हैं जो मजबूरी के हालात में पहली बार इस धंधे में कदम रख रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिन कारणों से महिलाएं बाहर आकर सेक्स बेचती हैं वो बरकरार हैं। मेरा काम ही मेरी कमाई का जरिया है। सेक्स वर्कर्स अपना किराया देने के लिए, खाना खरीदने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दूसरों को मदद मिल जाती है लेकिन सेक्स वर्कर्स को नहीं। ऐसे धंधे में जहां इंसान का इंसान के साथ संपर्क होता है, कोरोना वायरस ने वहां तगड़ी चोट की है। मजबूत सुरक्षा घेरे के अभाव और भारी असमानता के बीच दुनिया भर की सेक्स वर्कर्स जूझ रही हैं। क्लेयर ब्रिटेन में सेक्स वर्कर हैं। लॉकडाउन के बाद से उनकी कमाई बंद हो गई है। फिलहाल ये सच है कि मैं लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। इससे मेरी कमाई पर असर हुआ है। मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। क्लेयर वैसे महीने में हफ्ते भर इटली में काम करती हैं। सरकार सेक्स वर्कर्स को जरा भी मान्यता नहीं देती तो आप अवैध हैं। आपको किसी किस्म की मदद नहीं मिलती और ये वाकई मुश्किल है। पूरी दुनिया में रात के वक्त सड़कें सूनी हो जाती हैं, लेकिन ब्रिटेन में महिलाएं अब भी काम के लिए निकल रही हैं। एक उदास सी शाम, तेज बारिश हो रही है, ब्रिस्टल खामोश सा है। ये जानते हुए भी हम आसपास करीब 20 मिनट के लिए ड्राइव पर निकले और ऐसी महिलाओं से रूबरू हुए जो हमारी जानकारी में स्ट्रीट सेक्स वर्कर हैं। गरीबी या किसी लत से जूझती महिलाओं के लिए जिस्म बेचना शायद एक लौता विकल्प है। कोरोना वायरस के बावजूद ब्रिस्टल की सड़कों पर महिलाएं देह व्यापार के लिए बाहर निकल रही हैं। हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है। कुछ हद तक वजह ये है कि ग्राहक कम है। संभावना ये भी है कि लोग अब ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। एम्स्टर्डम का रेड लाइट इलाका लोगों से भरा रहता है, लेकिन अब ये 8 हफ्ते के लिए बंद है।
नीदरलैंड्स की वैध सेक्स इंडस्ट्री के सेक्स वर्करों को हमारी सरकार कोरोना से जुड़ी मदद नहीं देती है। इसके मायने ये है कि सेक्स वर्कर किराया देने और खाना खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरे लोगों को मदद मिल जाती है, लेकिन सेक्स वर्करों को नहीं। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है। कई सेक्स वर्कर्स भीड़ वाले रेड लाइट इलाके में रहती हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना नामुमकिन सा है। वो उन रेड लाइट इलाकों में फंसी हैं जहां कोई कमाई नहीं हो रही है। वो दो दिक्कतों का सामना कर रही हैं। एक तरफ कोरोना का डर है तो दूसरी तरफ भूख का डर। ब्रिटेन, इटली और हॉलैंड की सरकारों ने मुश्किल में घिरे लोगों के लिए आपातकालीन फंड की व्यवस्था कर दी है, लेकिन दुनिया भर की सेक्स वर्कर चाहती हैं कि सरकारें उनके लिए भी कुछ करें। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमण के मामले 44 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से तल्ख हैं। अब अमेरिकी संसद में चीन के खिलाफ एक बिल पास किया गया है। इस बिल में चीन के शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन को लेकर चीन को सजा देने की बात कही गई है। महामारी को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से सारे संबंध तोड़ने की धमकी दी है, जिसके बाद चीन ने कहा है कि वो महामारी से लड़ने में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा। उधर बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। डर है कि ये बाकी कैंपों में ना फैल जाए। इन कैंपों में 8 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं कोरोना वायरस की वजह से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी की गिरफ्त में है। इस साल की पहली तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था में 2.2% की कमी दर्ज की गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है, लेकिन चीन, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, वहां लॉकडाउन के बाद पहली बार औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मामले करीब 82,000 हो गए हैं और इन मामलों का एक बड़ा हिस्सा मुंबई शहर में है, जहां 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां अब तक 655 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। इसे देखते हुए मुंबई में चीन की तर्ज पर कम समय में अधिक बेड वाले अस्पताल बनाए जा रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की रिपोर्ट। ये मुंबई में कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने की तैयारियां हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास सरकारी जमीन पर बन रहा यह हॉस्पिटल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। इसमें 1000 बेड और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी होगी। इस अस्पताल में उन मरीजों का इलाज होगा जिन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं है या जिनमें कोविड-19 के पूरे लक्षण नहीं दिखाई देते। 1008 बेड्स में से आधे बेड्स ऑक्सीजन सप्लाई के साथ होंगे और आधे बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। सबके लिए अटैच टॉयलेट्स और वॉशरूम होंगे। अटैच रन आ रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह गोरेगांव के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में भी एक अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें भी 1000 बेड होंगे। इन दोनों जगहों के अलावा महालक्ष्मी रेसकोर्स, नेहरू साइंस सेंटर और माहिम नेचर पार्क में भी ऐसे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। हे संकट रोखताना समजा आपल्याला काही लोकांची सोय त्याच्यात करण्याची आवश्यकता वाटली, 80% एसिम्प्टोमॅटिक आहेत पण पॉझिटिव्ह आहेत, मग त्यांना ठेवायचं कुठे, तर त्याच्यासाठी ह्या आपण सोयी वाढवतो आहोत। मुंबई में हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा सरकार की तैयारियों से लगाया जा सकता है। मुंबई नगर निगम अब तक 50,000 बिस्तरों का इंतजाम कर चुका है और ये संख्या मई के अंत तक 75,000 तक ले जाने की योजना है। इसके लिए बड़े मैदानों और स्टेडियम्स के अलावा बीएमसी स्कूलों, होटलों और लॉजेस में भी आइसोलेशन बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। वहीं स्पेशल कोविड अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में 3000 आईसीयू बेड फिलहाल तैयार हैं, जिन्हें 4750 करने की योजना है। ये तैयारियां कम न पड़े, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से आर्मी, नेवी और रेलवे के अस्पतालों को भी मुहैया कराने की मांग की है। भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया है। जो भी विदेश में इस लॉकडाउन के दरमियान फंसे हुए भारतीय हैं, उनको वापस लाने का मिशन शुरू हुआ है। उनमें से 1900 सिर्फ अकेली मुंबई में आएंगे। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको उपचार करने के लिए भी जगह होना जरूरी है और उसी लिए करीब 88 प्राइवेट होटल्स जो हैं वो अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने कब्जे में लिए हैं। संक्रमण बढ़ने पर अस्पतालों में जगह की कमी का डर भी बढ़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अस्पतालों की संख्या बढ़ाकर मुंबई आने वाले दिनों में ये जंग कैसे लड़ती है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे बीबीसी की मदद से कैसे एक प्रवासी मजदूर को मिली राहत।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा। जब पहली बार भारत में लॉकडाउन लगा, लोग अपने घरों में बंद हो गए वायरस से बचने के लिए, पर हजारों लाखों मजदूर सड़क पर आ गए। तब से वो पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर का फासला तय कर अपने घर जाने की कोशिश में लगे हैं। आखिर क्या गुजरी उन पर? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने एक ऐसे परिवार से बात की जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर अंबाला से मध्य प्रदेश के अपने गांव जाने की कोशिश कर रहा था। ना इनके पास पैसे थे, ना साधन, यहाँ तक कि पाँव में जूते भी नहीं थे। जब सलमान उनसे मिले तो क्या हुआ था, आपको एक बार फिर दिखाते हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस मजदूर परिवार के साथ क्या हुआ। हम तो ऐसा कि चलो भूख लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी है, उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेके हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना। आप पहन के देखो, आता है क्या? पहन लो। ये रिपोर्ट देखने के बाद कई लोगों ने इस परिवार की मदद की पेशकश की। बीबीसी संवाददाता सलमान इनसे एक बार फिर मिले और इस परिवार की राह थोड़ी आसान हुई। ये वो शख्स हैं अंबाले से चले, और अब मैं आप बताऊं कि अंबाले से चलकर ये दिल्ली पार होते हुए इनको ये तीसरा दिन है जब ये फरीदाबाद क्रॉस करके अब ये हरियाणा में पहुंचे हुए हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी मुलाकात इनसे यहाँ हो गई है। मैं आपको बता दूं कि ये वही परिवार है जो परसों आपने फेसबुक लाइव में जो देखा था। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले ये लोग हैं, अंबाले से चले हैं। कई दिन हो गए इन्हें सड़क पर और अभी तक ये हरियाणा ही पहुंच पाए हैं। यहाँ से जाते हैं तो वो लेते कि वहाँ पे रोक रहे हैं बॉर्डर पे से। आपको पार क्यों नहीं करने दे रहे हैं बॉर्डर? क्या बोलते अब सर यही तो बात है कि जैसे क्यों नहीं करने दे, हम तो हमें भी पता चले कि क्यों नहीं करने दे रहे। पुलिस वाले आ गए हैं, अभी इन्हें रोक रहे हैं जाने से आगे। अभी तक किसी ने ये नहीं बोला है कि व्यवस्था बना देंगे हम तुम्हारी। व्यवस्था बनी हुई है, सरकारी स्कूल को सेंटर बना रखा है, वहाँ रहने की, खाने की, पीने की हर चीज की सुविधा है। ठीक है, ऐसा छोटे बच्चे को रोड पर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, तो आप बाई ट्रेन जाओ। तो नहीं तो अब मैसेज या फोन कुछ भी आ जाता हमारे पास तो हम वहाँ से भागते भी ना, जब 4-5 दिन हो। ये ऐसी खदेड़े जा रहे जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, लूडो का, उस तरह से हो रहा है इनके साथ। नहीं। अभी इनको मैं इसीलिए लेने फरीदाबाद से चले, ये अंबाले से चले हैं कई दिन पहले। जो हम लोगों ने बात की पुलिस वालों से, अब उनके रहने के इंतजाम यहाँ पे कर रहे हैं और ऑटो से उनको बिठाकर लाया गया है। अब ये ऑटो से यहाँ पर ये परिवार पहुँच रहा है, बच्चे, महिलाएं सब एक एक करके पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इनको लाया गया है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद। अब ये परिवार यहाँ आया है, बच्चे कम से कम सड़क की धूल फांकने से ये बच जाएंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया हम लोगों ने कि पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके, ताकि इनको एक रहने का ठिकाना मिले, आराम से सोने की जगह मिले। किस तरह के इंतजाम हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे नहाने धोने से लेके खाने तक का, बच्चों को बिस्किट, पानी, दूध जो भी चाहिए वो उपलब्ध कराया जा रहा है हमारी सराय संस्था की तरफ से जी। और जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। अंबाला से हम दिल्ली में इनसे मिले 2 दिन पहले और आज फिर हरियाणा में मुलाकात दोबारा हो रही है इनसे। तो बहुत हरियाणा में जैसे एंट्री करते हैं, श्रमिक जितने भी एंट्री करते हैं हरियाणा में, बॉर्डर पे पहले इनसे पूछा जाता है कहाँ जाना है, क्या है। उसके बाद इनको अलग अलग कैटेगरी में, जैसे जिस हिसाब से ट्रेन खुलती है, ओल्ड फरीदाबाद से ट्रेन है, अब इनको नहला के खिला के जो भी है उसके बाद हम ट्रेन में बैठा देंगे। तो ये परिवार तक अब राहत पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा पुलिस आपका। लेकिन ये अपने घरों तक पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे जी, हमें तो पूरी उम्मीद है ये अपने घर तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये जो टेम्परेरी राहत अभी मिली है इनको यहाँ पर, ये इससे साफ इनके चेहरे बता रहे हैं कि कितना इत्मीनान ये महसूस कर रहे हैं। छोटा बच्चा है गोद में, पंखे की हवा मुझे लगता है कि 9 दिनों के बाद इनको मिली है। इस चिलचिलाती धूप में बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो कम से कम एक परिवार की थोड़ी मदद हुई। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है वंदे भारत। वापस लाए जाने वालों में बड़ी संख्या खाड़ी के देशों में काम कर रहे लोगों की है। खाड़ी में कम से कम 85 लाख भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 3.5 लाख से अधिक ने भारत लौटने की इच्छा जताई है। भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट। लंबे लॉकडाउन के बाद खाड़ी के हवाई अड्डों पर फिर से थोड़ी चहल पहल है। 90 साल की थरिसिम्मा बहू बेटे के साथ कोची जा रही हैं। वापस लौटने वालों में गर्भवती महिलाओं, रोगियों, बूढ़ों और मुसीबत में फंसे कामगारों को प्राथमिकता दी जा रही है। वापस आने के लिए पहले पास के दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कुवैत के कैंप में रह रही 3 महिलाएं अपना दुख बयान करते करते रोने लगीं। आदरणीय मुख्यमंत्री सर, जगमोहन रेड्डी सर, नमस्ते। हम कुवैत में हैं, हम क्या बताएं? यहाँ हम सबको एक ही जगह रखा गया है, जहाँ कोरोना मरीज भी हैं और हम भी हैं। लोगों के रहने के लिए मेहमान मुल्कों की हुकूमतों ने स्कूलों, विला और दूसरी जगहों पर इंतजाम किए हैं, लेकिन नौकरी से बाहर हो गए लोगों या जिनके वीजा एक्सपायर हो गए हैं या जो घूमने गए और वहां जाकर लॉकडाउन की वजह से अटक गए हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। अबू धाबी की एक पेट्रोलियम कंपनी में कुछ दिनों के लिए काम पर आए 1500 मजदूर वहां फंस गए और उनमें से एक की मौत हो गई। From 4 days, why you put inside 6 people, sir? From 4 days, you don't know, sir. 6 people inside, you don't know, sir? कुवैत के कैंप में मौजूद ये लोग पासपोर्ट खो जाने, स्पॉन्सर के जरिए पासपोर्ट वापस ना करने, वीज़ा एक्सपायर हो जाने वगैरह से वहाँ से वापस नहीं हो पा रहे हैं। बहुतों के पास टिकट खरीदने को पैसे नहीं। भारत के लिए उड़ानें जारी हैं। कोरोना नेगेटिव को ही प्लेन बोर्ड करने की इजाज़त है। उतरने के बाद पैसेंजर्स को 14 दिनों के क्वारंटाइन में भी जाना होगा। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली। दुनिया के तमाम देशों में अभी भी हज़ारों भारतीय फंसे हैं, जिन्हें वतन वापसी का इंतज़ार है और वो भारत सरकार की मदद के भरोसे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcwithit। मुलाकात होगी सोमवार को रात 10 बजे। अब इजाज़त दीजिए।